अभी तक बात करी थी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, हमने बात करी अकाउंटिंग की, टर्म्स ऑफ डेफिनेशंस की, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिस फॉर्म करती है। बहुत ही ईजी टर्म्स है और ऐसा बर्डन लेना जैसा कुछ भी नहीं है। साइंस और आर्ट्स वालों को बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ आ जाएगी। पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने बोला था ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेन देन होता है। ट्रांजैक्शन जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का भी लेन देन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी का भी लेन देन होता है। जब गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी आ जाता है तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब लेन देन, कोई अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए क्योंकि पैसों के टर्म्स में होगा तो हम उसको काउंट कर सकेंगे और इसीलिए हम अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड कर सकेंगे। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज लेन देन। ट्रांजैक्शन जो है वो दो तरीके की होती है, वन इज़ कैश ट्रांजैक्शन, द अदर वन इज़ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सपोज़ आप लोगों ने सपोज़ करियर सक्सेस ने आपको सर्विस प्रोवाइड करी ऑफ टीचिंग, तो अगर आप लोगों ने इमीडिएटली करियर सक्सेस को 10,000 रुपीज़ या जो भी उनकी फ़ीस है वो पे कर दी, तो उसे हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन, जब आप इमीडिएटली पैसा पे कर देते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब आप कुछ टाइम रुक कर पैसा पे करते हैं, तब तक वो जो सर्विस है करियर सक्सेस की वो उनकी क्रेडिट रहती है या ड्यू रहती है आप पे। सो दैट मीन्स कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि करियर सक्सेस ने आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी बट आपने विद इन अ मंथ और 2 और 6 मंथ्स आपने उनको पेमेंट करी है। सो वो जो पीरियड है उस टाइम तक आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। अगर आपने इमीडिएटली पे कर दिया तो हम उसको कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर अकाउंटेंसी टिकी है। अकाउंटेंसी कहती है या ट्रांजैक्शन कहती है कि हर ट्रांजैक्शन की दो तरीके होते हैं रिकॉर्ड करने के। डुअल एस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो एक प्रिंसिपल भी है अकाउंटेंसी का। वो कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि हम इसे दो जगह रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम इसीलिए हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसी वजह से क्योंकि हम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं हमारे एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द कैपिटल एंड लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी, क्रेडिटर को हमने पेमेंट करी तो वो हमारी ट्रांजैक्शन हुई क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है। सपोज़ हमने सेल ऑफ फिक्स्ड गुड्स किया तो क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया है तो हमारा पैसा इन्वॉल्व है, तो इसीलिए वो भी एक ट्रांजैक्शन है। सो ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट लेन देन इन द फाइनेंशियल कैरेक्टर। सेकेंड इज अकाउंट। जब हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन की तो हमने क्लासिफिकेशन में वेरियस हेड्स बनाए थे, उन हेड्स को हम अकाउंट कहते हैं। जैसे हमने सैलरी अकाउंट बनाया था, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी हेड बनाया था, हम लोगों ने मोहित हेड बनाया था, या हम लोगों ने और भी बहुत तरीके के हेड्स, पापा हेड, मम्मी हेड। तो उसका मतलब है हमने पापा का अलग से अकाउंट बनाया है, मम्मी अकाउंट बनाया है, सैलरी अकाउंट बनाया है, या हमने मोहित अकाउंट बनाया है। सो अकाउंट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड, और वो जो पर्टिकुलर हेड है उसको हम अकाउंट कहते हैं। नाउ कैपिटल। कैपिटल में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है नोट करना कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिजनेसमैन का पैसा बिजनेस का नहीं होता और बिजनेस का पैसा बिजनेसमैन का नहीं होता। तो जो भी पैसा बिजनेसमैन या पैसा या रिसोर्सेज, आप कह दो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है अपने, उसको हम कैपिटल कहते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग है तो इसीलिए बिजनेसमैन का लगाया हुआ जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो एसेट्स हो, उसको हम कैपिटल कहते हैं। और वो जो कैपिटल है वो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेसमैन के टूवर्ड्स, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट एंटिटीज़ है। बिजनेसमैन का प्रॉफिट बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होता, या बिजनेस का लॉस बिजनेसमैन का लॉस नहीं होता, दो सेपरेट एंटिटीज़ है।
तो इसीलिए जो भी चीज़ बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, चाहे वो पैसा हो या बोर्ड हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, उसको हम कैपिटल कहते हैं. सो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर और बाय द पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग द मॉनेटरी वैल्यू. अगर बिजनेस पैसा लगाएगा तो वो कैपिटल को बढ़ाता रहेगा, अगर बिजनेस पैसा निकालेगा उससे तो वो कैपिटल को कम करता रहेगा. जब बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा निकालेगा फॉर पर्सनल यूज़, जब बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा निकालेगा फॉर पर्सनल यूज़, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स. सो कैपिटल में से जो बिजनेसमैन पैसा निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, और वो बिजनेस की कैपिटल को रिड्यूस कर देता है. लाइबिलिटी, जैसे बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया था तो हमने उसको कैपिटल कहा था या उसको हमने इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस कहा था. वैसे ही ऐसा बहुत बार होता है, रैदर ऐसा रेगुलर ही होता है बिजनेस में कि बिजनेसमैन बाहर वालों से भी क्रेडिट पे चीज़ें लेता है या लोन लेता है, जैसे बैंक से लोन ले लिया या किसी से उधार ले लिया या फिर किसी से क्रेडिट गुड्स ले लिए. जब बिजनेस को वो पैसा वापस करना होता है तो उस टाइम पीरियड तक जब तक उसके पास वो उधार है उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं बिजनेस की. सो लाइबिलिटी इज द अमाउंट विच इज पेबल बाय द बिजनेस टूवर्ड्स द पर्सन. सो अ पर्सन कैन बी एन इंटरनल लाइबिलिटी और इट कैन बी एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी. जब इंटरनल लाइबिलिटी होती है तो वो कैपिटल हो जाती है, दैट मीन्स टूवर्ड्स द बिजनेसमैन, और जब वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है तो वो टूवर्ड्स एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट द ओनर. तो क्रेडिटर भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कुछ भी. लाइबिलिटीज़ जो है वो दो तरीके की होती है, नॉन करेंट एंड करेंट. नॉन करेंट का मतलब है सिंपल मीनिंग में कि 12 महीने के बाद जब हमें कोई पेमेंट करनी होती है तो उसको हम नॉन करेंट कहते हैं. मतलब जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के बाद हमें पेमेंट करनी है 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद, उसको हम नॉन करेंट लाइबिलिटी कहते हैं. करेंट लाइबिलिटी होती है जो हमें 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है. जैसे हमने किसी क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज़ किया, जब हमने क्रेडिट परचेज़ किया तो क्रेडिटर को हमने बोला कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर हम क्रेडिटर को पैसा देंगे. सो दैट क्योंकि वो 6 मंथ्स है, विद इन 12 मंथ्स है, विद इन अ ईयर है, तो इसीलिए वो करंट लाइबिलिटी बन जाती है. बट हमने बैंक से 5 लाख का 5 साल के लिए लोन लिया, 5 लाख का सपोज़, तो वो जो 5 लाख रुपए है वो बिजनेस की नॉन करंट लाइबिलिटी है क्योंकि उसने 5 साल के लिए लिया है और 5 साल इज़ मोर देन एन ईयर, तो इसीलिए वो नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट हो जाता है. नाउ द सिक्स्थ इज एसेट्स. एसेट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो भी बिजनेस के पास रिसोर्सेज है, जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जो बिजनेस की अर्निंग रिसोर्सेज को बढ़ाता है, उसको हम एसेट कहते हैं. एसेट बिजनेस एसेट्स में डील नहीं करता, ट्रेड नहीं करता, बट एसेट एक वो चीज़ है जो बिजनेस को चाहिए अपनी अर्निंग कैपेसिटी, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए. फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है तो उसको मशीन्स चाहिए, तो मशीन में वो ट्रेड नहीं कर रहा, मशीन कोई गुड नहीं है उस बिज़नेस का, बट मशीनरी उस बिज़नेस का एसेट है जिसके थ्रू वो गुड मैन्युफैक्चर करेगा. सो जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए वो एसेट्स कहते हैं. एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज which is the economic resource of the business or anything which will enable the firm to get the economic benefit in the future is the asset. जैसे लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, कैश, डेटर्स. लैंड हमें पता है, बिल्डिंग हमें पता है, कैश हमें पता है, डेटर्स की हम बात करेंगे, पर गुडविल की बात करते हैं. गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन, बिजनेस का रेप्यूटेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स अपनी फ्रेंचाइजी को बेचता है, तो जब मैकडॉनल्ड्स अपनी फ्रेंचाइजी को बेचता है तो वो उससे पैसा कमाता है, बट बिजनेस ने कोई गुड तो सेल किया ही नहीं, उसने तो अपनी फ्रेंचाइजी बेची विच इज़ इनविजिबल, विच इज़ इंटैंजिबल, तो वो उसने पैसा कमाया अपनी रेपुटेशन की वजह से. तो वो जो गुडविल है उसको हम रेपुटेशन कहते हैं बिजनेस का. वैसे ही एसेट्स जो है 3 टाइप के होते हैं, नॉन करेंट, करेंट, फिक्टिशियस. नॉन करेंट भी होता है फिक्स्ड या टैंजिबल या इंटैंजिबल. नॉन करेंट की बात करते हैं. जैसे हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटी थी 12 महीने के बाद जो हमें पे करना है,
वैसे हमारे नॉन करेंट एसेट्स है जो हमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेनिफिट देंगे। मतलब आज अगर हमने लैंड खरीदा तो ऐसा नहीं है कि हम 1 साल के अंदर अंदर लैंड को बेच देंगे। हमने लैंड खरीदा था लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि इस पे हम अपना बिजनेस करेंगे, या हमने मशीनरी खरीदी थी, या हमारी जो भी गुडविल है वो हमारा नॉन करेंट एसेट है, क्योंकि वो 1 साल के अंदर ख़त्म नहीं होगा, वो कई सालों तक चलेगा। सो नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच इज़ हेल्ड बाय एन एंटिटी नॉट फॉर द पर्पज टू रीसेल बट आर हेल्ड either for the investment or to facilitate the business operation for more than an year, 1 साल से ऊपर तक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है। नॉन करेंट एसेट का पार्ट ही है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट का मतलब है कोई भी चीज़ जिसे हम होल्ड करते हैं लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम हेल्ड करते हैं लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और जो फिक्स्ड है, जो मार्केट में फिक्स्ड है, जैसे लैंड है, लैंड को हम हिला नहीं सकते, बिल्डिंग है उसको हम छेड़ नहीं सकते, मशीनरी, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स भी 2 तरीके के होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। एंड एज द नेम सजेस्ट, टैंजिबल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम टच एंड फील कर सकते हैं, उसका मतलब है टैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब जिसको हम टच एंड फील नहीं कर सकते बट स्टिल वो हमारे एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल, गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट वो हमारे लिए एसेट है क्योंकि वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, वो हमारे लिए हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स है जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं। सो टैंजिबल हो गया हमारा लैंड, बिल्डिंग, इनटैंजिबल हो गया हमारा गुडविल, पेटेंट्स। करंट एसेट्स होते हैं वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर जिन्हें हम पैसों में कन्वर्ट कर सकें। सो फॉर एग्जांपल डेटर्स हैं, डेटर्स होते हैं अगर हमने किसी को गुड सप्लाई करे क्रेडिट पे, सो क्रेडिट सेल हमने करी फॉर एग्जांपल मोहन को, तो मोहन हमारा डेटर हो गया क्योंकि उसे हमें पेमेंट करनी है। तो विद इन 6 मंथ्स या विद इन अ ईयर जब पेमेंट आ जाती है तो हम उसको करंट एसेट कहते हैं। बट सपोज अगर मोहन जो है वो 2 साल के अंदर पे करता, तो 2 साल का जो पीरियड है उसको हम नॉन करंट एसेट कहेंगे क्योंकि वो 1 साल से ऊपर का टाइम ले रहा है। सो एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड इज नोन एज करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो जिसका पैसा हमने पहले से पे कर दिया, मतलब हमने एडवांस पेमेंट कर दी बट उसकी बेनिफिट हमें मिलना है। सो क्योंकि हमने एडवांस पेमेंट कर दी है और उसका बेनिफिट हमें कुछ ही टाइम में, जनरली प्रीपेड एक्सपेंस का बेनिफिट हमें विद इन अ मंथ या 2 मंथ 3 मंथ ऐसे मिल जाता है। सो प्रीपेड एक्सपेंस को हम अपना करंट एसेट लेके चलते हैं। fictitious assets. Fictitious assets are not basically the assets. They are not assets. They are expenditures. बट वो एक्सपेंडिचर जो हमारा इस साल में ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि आने वाले कई सालों तक वो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें मिलेगा, उसको हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया, आज अगर हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस साल में ही उसका बेनिफिट मिलेगा, आने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल पार्ले जी है, पार्ले जी ने अपना एडवर्टाइज़ किया तो पार्ले जी आज तक बिक रहा है। सो पार्ले जी का वो जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है वो उसका फिक्टिशियस एसेट है क्योंकि पार्ले जी का एडवर्टीजमेंट आज तक उसे पैसा कमाने में हेल्प कर रहा है। सो फिक्टिशियस एसेट्स आर द लॉसेस दैट आर नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। सो फिक्टिशियस एसेट्स आर रादर नॉट द एसेट्स, दे आर द एक्सपेंडिचर, और वो एक्सपेंडिचर जो 1 साल में रिटर्न ऑफ नहीं होते, आने वाले कई सालों तक हमें उनका बेनिफिट मिलता रहता है। नाउ 7th इज रिसीट्स। रिसीट का मतलब है द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग द एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। कोई भी अमाउंट जो हमें मिला है या हमें मिलने वाला है जब हम किसी भी चीज़ का सेल करेंगे उसको हम रिसीट कहते हैं। कोई भी ऐसा पैसा जो हमें मिलने वाला है या हमें मिलना है उसको हम रिसीट कहते हैं। इसका ही ऑपोजिट होता है पेमेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने पे करी है या हमें करनी है उसको हम पेमेंट कहते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट्स आर 2 ऑपोजिट थिंग्स। रिसीट का मतलब समझ आ गया। रिसीट्स 2 तरीके के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जो हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा मिलता रहता है, जैसे हमने गुड्स सप्लाई करे हमें उसका पैसा मिला तो वो रेवेन्यू रिसीट है। बट कैपिटल रिसीट होता है, फॉर एग्जांपल हमने लैंड को बेचा, 10 सालों में एक बार हमने लैंड को बेचा, ठीक है,
तो 10 सालों में जब एक बार हमने लैंड को बेचा, उसका पैसा हमारे पास आया, तो इसीलिए हम उसको कैपिटल रिसीट कहेंगे, क्योंकि हम उसको डेली नहीं कर रहे, हम लैंड को डेली नहीं बेचते, हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लैंड का ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम कभी कभी कर रहे हैं। तो जो हम कभी कभी करते हैं उसको हम कैपिटल रिसीट कहते हैं, और वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है। और जो हम रेवेन्यू रिसीट है वो हमारा P&L का पार्ट होता है, और वो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते आ रहे हैं। जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, एसेट्स को एक्वायर करने में, गुड सर्विस को एक्वायर करने में जो खर्चा लग रहा है उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगेन एक्सपेंडिचर जो है वो 3 तरीके के होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड। कैपिटल एक्सपेंडिचर वही हो गया जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। सपोज़ हमने AC लगवाया, AC लगवाने पे जो हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि AC हम कभी कभी लगाते हैं, रोज़ नहीं लगाते। हमने वंस इन अ वाइल हमने AC लगवा लिया, तो इसीलिए AC कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम हर महीने सैलरी पे करते हैं, या हम हर महीने रेंट पे करते हैं, हमें हर महीने इंटरेस्ट मिलता है, तो जो चीज़ रेगुलर हो रही है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हमारा फिक्टिशियस एसेट था वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि हमने बात करी थी फिक्टिशियस एसेट, हमने इसको इसलिए बोला था क्योंकि वो आने वाले कई टाइम तक हमें बेनिफिट देता है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। क्योंकि वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है तो इसलिए हम उसको एसेट भी कहते हैं। बट अल्टीमेटली हमने खर्चा ही किया है ना, जब हमने एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस किया तो दैट मीन्स हमने खर्चा किया है। सो इसीलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ नथिंग बट फिक्टिशियस एसेट, वो एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू है नेचर में बट आर नॉट रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंस होता है बेसिकली जो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम एक्सपेंस भी कहते हैं, हमारा खर्चा भी कहते हैं। तो जो हमारा रेवेन्यू जनरेट करने के काम आता है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जैसे हमें सैलरी चाहिए, जैसे हमें वेजेस का खर्चा करना है, क्योंकि ये हमारा रेगुलर है और बिना इसके हमारा काम नहीं चलेगा, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस हमारे 2 तरीके के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस जिसे हम एडवांस एक्सपेंस भी कहते हैं, और सेकंड इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कहता है कि हमने एक्सपेंस को पे कर दिया एडवांस में। सपोज़ हमने, अभी चल रहा है मई, हमने सपोज़ जून का जो रेंट है वो हमने मई में पे कर दिया, तो हमें उस रेंट का बेनिफिट अभी जून में मिलना रहता है, तो इसीलिए हम उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, वो हमारा एसेट होता है। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये है कि हमने अप्रैल का भी रेंट अभी तक नहीं दिया, मतलब जिस चीज़ की हम सर्विस ले चुके हैं लेकिन उस चीज़ का हमने पे नहीं किया, उस चीज़ को हमने पे नहीं किया, उसको हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दोनों ही ऑपोजिट टर्म्स है। प्रीपेड कहती है कि हमने पहला पे कर दिया और बाद में हमें उसकी सर्विस मिलनी है। आउटस्टैंडिंग कहता है कि हमें पहले सर्विस मिल गई लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया। 10th इज इनकम। इनकम कहती है कि प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म क्योंकि वो इनकम में लिखा है। तो रेवेन्यू हमें कहता है कि जो भी हमने सेल करी, हमने सपोज 25,000 की सेल करी है, तो 25,000 का जो पैसा हमें मिला वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू में हमारा एक्सपेंस भी आता है, सब कुछ आता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कि जो भी हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करी है, जो भी हमने सेल किया है, उससे हमें कितना पैसा मिला, चाहे वो उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड हो, चाहे उसमें एक्सपेंस इंक्लूडेड हो, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। और एक्सपेंस हम बात कर चुके हैं, जो भी हमारा खर्चा लगता है डे टू डे एक्टिविटीज़ में। तो इनकम कहता है कि जब हम रेवेन्यू में से, जब हमारी जितनी भी सेल हुई उसमें से हम वो खर्चा माइनस कर दें जो हमारा उस रेवेन्यू को जनरेट करने में लगा है या उस सेल को करने में लगा है, तो उसको जब हम माइनस कर देते हैं रेवेन्यू में से तो हमारा इनकम आती है। फॉर एग्जांपल हमने 20,000 की सेल करी और हमने 15,000 का एक्सपेंस किया। एक्सपेंस हमने किया, सपोज़ हमने कैरेज लगाया, हमने फ्रेट लगाया, या सपोज़ हमने सैलरी पे करी है, हमने डिस्काउंट दिया है, तो वो सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। जब रेवेन्यू में से हम एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो वो हमारी इनकम बन जाती है। इनकम जो है वो हमारी 2 तरीके की होती है। वन जो हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कमाते हैं, द अदर वन जो हम हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कमाते हैं। जब हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कमाते हैं, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गई जिसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल सेल एंड परचेज में,
सेल ऑफ स्टेशनरी में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, तो जब हमने सेल ऑफ स्टेशनरी करी तो उससे जो हमने पैसा कमाया उसमें से जब हमने एक्सपेंस को माइनस किया तो वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। बट सपोज़ हमने लैंड बेचा, सपोज़ 3 लाख का लैंड है और हमने 4 लाख में लैंड को बेचा, तो लैंड में हम रोज़ डील नहीं कर रहे, वो हम कभी कभी डील कर रहे हैं, तो वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जिनमें हम रेगुलरली ऑपरेट नहीं कर रहे, वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, और उससे जो भी प्रॉफिट हमें आता है उसको हम गेन कहते हैं। तो इनकम प्रॉफिट और गेन में डिवाइडेड है। प्रॉफिट का मतलब जो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, और गेन का मतलब जो भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से इनकम आती है। 13 इज़ लॉस। लॉस का मतलब है एक पीरियड में जब हमारे एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा है तो वो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, वो हमारा लॉस होगा। सो लॉस इज़ वेरी सिंपल, जब हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं तो वो हमारा लॉस कहलाता है। परचेजेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परचेजेस का मतलब है, पहली चीज़, परचेज हमेशा गुड्स के साथ एसोसिएटेड है। गुड्स क्या होता है कि जिस भी प्रोडक्ट में, जिस भी आइटम में कंपनी डील कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी का जो बिज़नेस है वो स्टेशनरी मैन्युफैक्चर करने का बिज़नेस है, तो स्टेशनरी इज़ द गुड ऑफ दैट कंपनी। बट अगर उस कंपनी में एसी है, फ्रिज है, टीवी है, तो वो कंपनी का गुड नहीं है, वो कंपनी के एसेट्स हैं। तो गुड्स सिर्फ वो है जिसमें कंपनी डील कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप में जो भी मेडिसिन्स है वो कंपनी का गुड है। सो जिस भी प्रोडक्ट में कंपनी ट्रेड करती है वो गुड्स कहलाते हैं। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम उसको परचेजेस बोलते हैं। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम उसको सेल्स कहते हैं। तो परचेजेस वर्ड और सेल्स वर्ड, जब हम एस लगा देते हैं परचेज के आगे और सेल के आगे, तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ गुड्स के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने गुड्स को परचेज़ किया तो हम उसको लिखेंगे परचेजेस अकाउंट। बट फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लैंड को परचेज़ किया तो हम उसको लैंड अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि लैंड हमारा एसेट है। तो परचेज और सेल जो वर्ड है, परचेजेस और सेल्स जो वर्ड है वो सिर्फ गुड्स के साथ एसोसिएटेड है, उसको हम एसेट्स के साथ या लाइबिलिटीज़ के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। परचेजेस और जो सेल्स है वो कैश परचेजेस या कैश सेल्स भी कहते हैं, उसे हम क्रेडिट परचेजेस या क्रेडिट सेल्स भी कहते हैं। वेरी सिंपल, जब लेन देन पैसों में हो जाए तो उसको हम कैश परचेज कहते हैं। क्रेडिट परचेज मतलब जब 1 महीने 2 महीने का टाइम दिया जाए तो उसको हम क्रेडिट परचेजेस या क्रेडिट सेल्स कहा जाता है उसे। परचेज रिटर्न हो सकता है कि जो भी गुड्स परचेज किए हैं वो जो सेलर है उसको हम वापस रिटर्न कर दें क्योंकि वो डिफेक्टिव है, या फिर वो हमें पसंद नहीं आए, या फिर वट एवर द रीज़न इज़, तो उसको हम परचेज़ रिटर्न कहते हैं। जब हम परचेज़ कर ले बट उसको हम रिटर्न कर दे तो उसको हम परचेज़ रिटर्न कहते हैं। तो नेट परचेजेस मतलब जो ओवरऑल परचेज़ हमने की है, वो जो भी हमने परचेज़ किया है उसमें से जितना हमने वापस कर दिया है वो हमारी नेट परचेजेस कहलाती है। सो नेट परचेजेस इज़ इक्वल टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 20,000 के गुड्स हमने परचेज़ करे थे, बट उसमें से 5,000 के गुड्स जो है डिफेक्टिव है, तो हमारी जो नेट परचेज़ आएगी वो 20,000 विच इज़ द परचेजेस माइनस द परचेज रिटर्न विच इज़ 5,000। सो 20,000 माइनस 5,000 हमारी नेट परचेज रहेगी 15,000। सेल्स हमने बोला ही था कि हमेशा गुड्स के साथ एसोसिएटेड है। अगर हमने एसेट को सेल किया है तो उसको हम सिर्फ एसेट अकाउंट बोलेंगे, ना कि हम सेल्स अकाउंट बोलेंगे। जब हमने गुड्स को सेल किया है तो हम उसको सेल्स अकाउंट कहेंगे। सेल्स रिटर्न वही कि गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय द परचेज़र, जो भी हमने गुड्स बेचे हैं और रिटर्न परचेज़र जो है उसे रिटर्न कर दे क्योंकि उसको डिफेक्टिव मिले या उसे पसंद नहीं आए, वट एवर द रीज़न इज़, उसको हम सेल्स रिटर्न कहेंगे। सिमिलरली नेट सेल्स जो होती है वो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होती है। गुड्स हमने बात करी थी, कोई भी फिजिकल आइटम जिसमें कंपनी डील कर रही है या ट्रेड कर रही है उसको हम गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल होम अप्लायंसेस में एक एंटरप्राइज डील कर रहा है तो टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह उसका गुड हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोगों ने बात करी थी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने बोला था कि जो भी पैसा एक कंपनी, एक एंटरप्राइज कमा रही है सेल करके,
गुड्स को सेल करके, उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है, जो फाइनेंस में डील नहीं करती, उसमें सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज जो है, उससे जो पैसा आ रहा है वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। बट कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जो फाइनेंस में डील करती है, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है या जो भी शेयर मार्केट होता है, जो भी कंपनी फाइनेंस में डील करती है, उससे जो इंटरेस्ट रिसीव होता है या डिविडेंड रिसीव होता है, उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे फाइनेंशियल एंटरप्राइज का। अब बात करते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। गुड्स को जब हम, बेसिकली जो स्टॉक होता है वो गुड्स का होता है, तो गुड्स को जब हम इकट्ठा करके रखते हैं तो उसको स्टॉक कहते हैं। सो स्टॉक का मतलब है कि हमने 100 पीस का गुड रखा, 100 पीसेस ऑफ गुड्स रखे। सपोज हमारी स्टेशनरी की शॉप है और हमने 100 पीस ऑफ पेन रखे, तो वो जो 100 पीसेस ऑफ पेन है उसको हम स्टॉक कहेंगे। सो इट इज़ अ टैंजिबल एसेट एंड stock is held by an enterprise for the purpose of resale in the ordinary course of the business and for the purpose of using it in the production meant for the resale। जो हमारे स्टॉक होते हैं, पहली चीज़ वो 3 तरीके के होते हैं। वन इज़ गुड्स, द अदर वन इज़ रॉ मटेरियल एंड थर्ड वन इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। सो जो रॉ मटेरियल से हमारा जो प्रोग्रेस होता है वो वर्क इन प्रोग्रेस की तरफ जाता है, और उसके बाद हमारे गुड्स बनते हैं। गुड्स को हम फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं। इन फिनिश्ड गुड्स को हम बेचते हैं। अगर हमारा रॉ मटेरियल का बिजनेस है, सपोज़ जो भी हमारे बुटीक्स वगैरह में लेसेस लगते हैं या पैटर्न्स वगैरह जो भी लगते हैं, अगर उसका बिजनेस है किसी का, तो रॉ मटेरियल का अगर बिजनेस है तो रॉ मटेरियल एक कंपनी के लिए उसका गुड हो गया। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज़ ऑल्सो अ गुड फॉर अ कंपनी। वही वर्क इन प्रोग्रेस है, जो गुड्स अभी तक प्रोग्रेस में है बट फिनिश्ड नहीं हुए, फिनिश्ड गुड्स हो गए जिसको हम अब आगे बेच सकते हैं। तो 3 तरीके के स्टॉक की कहलाते हैं। अब जो स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है। एज द नेम सजेस्ट, ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो अकाउंटिंग पीरियड, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। तो जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, तो 1 अप्रैल को जितने गुड्स हमारे पास है उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। और 31 मार्च, मतलब अगर 1 अप्रैल 2020 है और 31 मार्च 2021 है, दिस इज़ आवर अकाउंटिंग पीरियड। तो 1 अप्रैल 2020 में जो भी हमारा पास हमारे गुड्स है उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और 31 मार्च 2021 को हमारे कितने गुड्स हमारे पास है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो 31 मार्च 2021 को जितने भी गुड्स हमारे पास है जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, वो 1 अप्रैल 2021 को हम ओपनिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर इज़ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2020 से 21 का पीरियड है। दिस मीन्स मार्च एंड दिस मीन्स अप्रैल। सपोज़ हमारे पास गुड्स है 50,000 या 5,000। 1 अप्रैल 2020 को जो हमारे पास 5,000 गुड है, इसको 5,000 को हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, क्योंकि ये एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड में हमारे पास कितना है उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। हो सकता है हमने पूरे साल में 10,000 की प्रोडक्शन करी। सो ये जो 10,000 की प्रोडक्शन हमने करी है, इसका मतलब हमारे पास टोटल गुड्स हो गए 15,000 के पूरे महीने में। अब हो सकता है 15,000 में से कंपनी ने बेचे 12,000 गुड्स, 3,000 कंपनी के पास रह गए। तो ये जो 3,000 है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, मतलब साल के अंत में कितना स्टॉक हमारे पास रह गया वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और यही 3,000 अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। यही 3,000 अगले साल का हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर। ओके, नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है ऐसा अमाउंट
जो हमने क्रेडिट सेल से हमें रिसीव होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो डेटर है, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अर्जुन डेटर समझा हमने। ये जो अर्जुन डेटर है, इसका मतलब अर्जुन को हमने क्रेडिट सेल करी 5,000 की। ये जो 5,000 है, अर्जुन कहता है कि वो हमें 6 मंथ्स में देगा। जब वो 6 मंथ्स में हमें देगा तो अभी अर्जुन हमारा डेटर बन जाता है। तो ये जो 5,000 है, इसको हम ट्रेड रिसीवेबल कहेंगे और अर्जुन को हम डेटर कहेंगे। और जब अर्जुन एक स्पेसिफाइड डेट पे हमें पेमेंट करने को राज़ी हो जाता है तो हम उसको बिल्स रिसीवेबल कहेंगे। सो ट्रेड रिसीवेबल हो गया 5,000 रुपये, डेटर हो गया हमारे पास अर्जुन, और बिल्स रिसीवेबल हो गया वो जो स्पेसिफाइड डेट थी उस पर जब वो पे करने को रेडी होता है। सो ट्रेड रिसीवेबल इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द एंटरप्राइज इज़ द ट्रेड रिसीवेबल विच इज़ द अमाउंट ड्यू। पैसा जो ड्यू है बिजनेस का कस्टमर्स के पास, उसको हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। जो ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है वो डेटर्स होता है और बीआर होता है, बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स है कोई भी ऐसा इंसान या एंटिटी जिसने क्रेडिट सेल कर रखी है और जो हमें ओ करता है पैसा देना। बिल्स रिसीवेबल हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो डेटर एक्सेप्ट करता है कि वो एक स्पेसिफाइड डेट पे हमें पेमेंट देगा। ट्रेड पेएबल, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स जो था वो हमारा एसेट था, वो हमारा करंट एसेट था। ऑल्सो एक चीज़ नोट करने की है गाइस कि सपोज़ हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 50,000 के हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें 50,000 का पैसा लेना है। बट सपोज़ हमारा, लेट्स सपोज जस्ट सेकेंड, लेट्स सपोज हमने 10,000 लेना है अर्जुन से, लेट्स सपोज हमें 7,000 लेना है रिचा से, लेट्स सपोज हमें 5,000 लेना है मोहित से। तो टोटल हो गया हमारे पास 22,000। अर्जुन, रिचा, मोहित हमारे डेटर्स हैं। ये जो अमाउंट है टोटल, ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट है। अगर सपोज यहाँ पे बीआर भी आ जाए कि सपोज़ एक और डेटर है जिसने बीआर दिया है फॉर 2,000 का, तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल हो जाएंगे 24,000 के और हमारे डेटर्स रहेंगे 22,000 के और हमारा जो बीआर रहेगा वो 2,000 का रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वो डेटर्स प्लस बिजनेस बिल्स रिसीवेबल होते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको ट्रेड रिसीवेबल भी गिवन है और डेटर्स भी गिवन है तो आप बिल्स रिसीवेबल आराम से निकाल सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, डेटर्स गिवन है, तो आप ट्रेड रिसीवेबल्स टॉप प्रायोरिटी समझेंगे अपनी। सिमिलरली ट्रेड पेएबल, जब हमने क्रेडिट परचेज करी, इधर हमने क्रेडिट सेल करी थी तो हमें पैसा लेना था, जब हमने क्रेडिट परचेज करी तो हमें पैसा देना है। तो जिसे हमें देना है वो हमारा क्रेडिटर होगा। जिस डेट पे, स्पेसिफाइड डेट पे हमें देना है और हमने वो जो पेपर है वो साइन किया है उसको हम बिल्स पेएबल कहेंगे, और जितना अमाउंट हमें देना है वो हम ट्रेड पेएबल कहते हैं। सो ट्रेड पेएबल इज़ द अमाउंट ड्यू टू द सेलर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन एंटरप्राइज। सो अमाउंट पेएबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ नोन एज ट्रेड पेएबल। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब जो भी कॉस्ट मतलब पर यूनिट जो भी हमने खर्चा लिया है। सपोज़ हमने 5,000 का खर्चा किया है और हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस करे हैं, तो इसका मतलब 50 रुपये हमारी कॉस्ट आई है पर यूनिट, क्योंकि हमने 5,000 को 100 से डिवाइड किया है। वाउचर, वाउचर कहता है कि हमने कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करी है, हमने लेन देन करा है, तो उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। सपोज़ आप स्टेशनरी ख़रीदने जाते हैं तो आपने पैसा दिया तो आप उससे रिसीट मांगते हैं, तो रिसीट जो है वो एक एविडेंस है बिज़नेस का या कस्टमर्स का कि उसने वो चीज़ खरीदी है और बिज़नेस ने वो चीज़ बेची है और हमने पेमेंट करी है। तो वाउचर कहता है देयर हैज़ टू बी सम एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, दैट एविडेंस इज़ नोन एज वाउचर। फॉर एग्जाम्पल कैश मेमो जो है वो हमारा कैश ट्रांजैक्शन देता है और जो हमारा इन्वॉइस है वो हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करता है। बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट हम सब जानते हैं डिस्काउंट क्या होता है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट। तो इसको बस हम, डिस्काउंट जो होता है वो रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स है
डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, ट्रेड और कैश। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट को अब हम एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सपोज एक कंपनी है, वो कहती है कि आप 5,000 के गुड्स परचेज करेंगे तो आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा या 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने 5,000 के गुड्स परचेज करे, सपोज आप बिग बाज़ार जाते हैं या आप किसी भी मेगा स्टोर जाते हैं कहीं पे भी, तो कंपनी कहती है या बिग बाज़ार वाले कहते हैं कि अगर आपने 5,000 की ग्रॉसरीज परचेज करी या कोई भी आइटम परचेज किया तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप पे करेंगे, जब 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो 4,500, क्योंकि 5,000 का 10% इस 500 आपने इसमें से माइनस किया तो आप पे करेंगे 4,500। कंपनी कहती है कि अगर आपने इमीडिएट कैश पेमेंट करी या विद इन अ मंथ कैश पेमेंट कर दी तो आपको 500 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर सपोज़ आपने विद इन अ मंथ या इमीडिएटली कैश पेमेंट करी तो आपको 500 रुपये का और डिस्काउंट मिला, तो आपने जो अल्टीमेट अमाउंट पे किया वो पे किया 4,000 रुपये, राइट। अब कंपनी कहती है कि अगर कोई भी गुड्स डिफेक्टिव है या नियर एक्सपायरी है या मैन्युफैक्चरिंग डेट में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो हम आपको 4,000 जो आपने पे किया है उसमें 500 रुपये का और डिस्काउंट देंगे। तो उसको फिर आप जो अल्टीमेटली पे करेंगे वो पे करेंगे 3,500। तो जब कंपनी ने एक ऑफ़र दिया कि आप 5,000 के गुड्स परचेज करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, इस डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट जो एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज करने पे हमें मिले उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जब हमें विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम जब हम पेमेंट कर दें तो हमारा कैश डिस्काउंट होता है। जैसे हमने 4,500 मतलब 4,500 पे जो हमने 500 जब हमने इमीडिएट पेमेंट करी तो हमें 500 का डिस्काउंट मिला, इसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तीसरा टाइप ऑफ डिस्काउंट भी होता है जिसको मैंने अलग पॉइंट बना रखा है, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्काउंट एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रॉफिट। कंपनी कहती है कि अदर देन द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स या विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पे करने के अलावा अगर कोई रीज़न है जैसे डिफेक्टिव गुड्स या नियर एक्सपायरी गुड्स, तो हम आपको जो 500 रुपये देंगे उसको 500 रुपये का डिस्काउंट देंगे, उसको हम कहेंगे रिबेट। सो ट्रेड डिस्काउंट हो गया वो डिस्काउंट जो सेलर देता है परचेजर को व्हेन दे बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड। कैश डिस्काउंट हो गया वो डिस्काउंट जब टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट पे करने पे हमें डिस्काउंट मिलता है। जैसे 5,000 पे हमारा 10% जो था वो ट्रेड डिस्काउंट था, फिर 4,500 पे जो हमें 500 रुपये कम मिले क्योंकि हमने टाइमली पेमेंट करी, वो हमारा 500 रुपये वॉज द कैश डिस्काउंट। और 4,000 पे जो हमें 500 रुपये डिस्काउंट मिला क्योंकि हमारे गुड्स जो थे डिफेक्टिव थे या कोई भी अदर रीज़न था एक्सेप्ट आपने जो क्वांटिटी परचेज करी या टाइमली पेमेंट करी उसके अलावा कोई रीज़न है, तो कंपनी आपको 500 रुपये और देगी। तो जो 500 रुपये है वो कंपनी के लिए रिबेट है। तो जो भी डिस्काउंट अगर हमें मिला है तो वो हमारे लिए इनकम है, और जो भी डिस्काउंट हमने दिया है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। बैड डेट, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी ने सपोज़ कंपनी के डेटर्स है 10,000, मतलब 10,000 सपोज़ अर्जुन था, मोहित था, रिचा थी, हमारे 7,000 और 2,000। तो कंपनी कहती है कि हो सकता है इन टोटल 19,000 में से 5,000 हमारे पास ना आए। हो सकता है कि रिचा हमें पे ना करे, सपोज़ 2,000 ना आए, हो सकता है रिचा हमें पे ना करे। तो जब रिचा हमें पे नहीं कर पाती तो रिचा हमें बैड डेट कहलाती है। सो बैड डेट इज़ द अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज़ रिटर्न ऑफ बिकॉज इट इज़ इरिकवरेबल। रिचा हमें पे नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं, तो इसीलिए रिचा हमारी बैड डेट कहलाती है। बैलेंस शीट की हमने बात करी थी, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, जो बताता है कि कंपनी के एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कंपनी का कैपिटल क्या है, रिजर्व्स क्या है। सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। ना बुक वैल्यू होती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी वैल्यू लिखी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी हमने वैल्यू लिखी है, तो उस
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू बेसिकली अपेयर कर रही है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। सपोज हमने 5 लाख की मशीनरी खरीदी, तो 5 लाख की जो मशीनरी है वो हमने बुक्स में डाली, तो 5 लाख इज़ द बुक वैल्यू। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो भी खर्चा हमारा प्रोडक्शन में लगा है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी बेसिकली सेल करने पे या जो भी हमारा प्रोडक्शन करने पे खर्चा लगा है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ कैरेज, कॉस्ट ऑफ फ्रेट या कॉस्ट ऑफ एनी अदर थिंग जो हमारा खर्चा लगा है। रिबेट की हम बात कर चुके थे। रिबेट इज बेसिकली द डिस्काउंट रिडक्शन इन द प्राइस अलाउड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। सो इट इज़ अलाउड फॉर अ रीज़न अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट्स आर अलाउड। बात करते हैं अब डेबिट की और क्रेडिट की। डेबिट और क्रेडिट बेसिकली हमने अकाउंट की बात करी थी, तो जब हमने अकाउंट की बात करी थी तो अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो ये फॉर्मेट है। एक सेकेंड, जो भी अकाउंट का फॉर्मेट है वो ये फॉर्मेट कहलाता है। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा डेबिट आता है और राइट हैंड साइड पे हमारा क्रेडिट आता है। इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस आएगी, कौन सी एंट्रीज आएगी वो हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। बट डेबिट साइड जो है वो हमारा डेबिट अकाउंट है और जो क्रेडिट है वो हमारा क्रेडिट साइड है। अब अकाउंट सपोज़ यहाँ पे करियर सक्सेस हो, ठीक है, तो करियर सक्सेस का इसी तरीके से हमारा टी शेप में अकाउंट बनेगा। तो डेबिट साइड करियर सक्सेस का इज़ कॉल्ड द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट और राइट साइड जो है वो क्रेडिट साइड कहलाती है। बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। क्या होता है कभी कभी कि डेप्रिसिएशन मतलब कि सपोज़ आपने 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, ठीक है, 5 लाख रुपए की जब आपने मशीनरी खरीदी तो आज से 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स वो मशीनरी वैसी की वैसी नहीं रहती। उसमें कुछ फॉल आउट्स होते हैं, उसमें कुछ इफ्लेक्स होता है, उसमें कुछ वेयर एंड टेयर होता है, ऑब्सोलेंस होता है, हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से वो ख़राब हो जाए। तो उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं लग रहा बट इनडायरेक्टली खर्चा भी लग रहा है, क्योंकि जो भी हमारे वेयर एंड टेयर हुए हैं या कुछ भी हुआ है टाइम की वजह से वो हमारी जो भी 5 लाख है उसकी वैल्यू में कम वैल्यू को फॉल करवाता है। क्योंकि अगर हम 5 साल बाद इस मशीन को बेचेंगे तो वो 5 लाख में तो डेफिनेटली नहीं बिकेगी। हो सकता है वो 2.5 लाख में बिके, हो सकता है वो 3 लाख में बिके, या ऑब्वियसली 5 लाख से कम में ही बिकेगी। तो जब वो 5 लाख से कम में बिकेगी तो वो 5 लाख से कम में इसीलिए बिकेगी क्योंकि उसमें कुछ डेप्रिसिएशन हुआ है, उसमें कुछ वेयर एंड टेयर हुआ है बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से। तो इसीलिए उसको हम नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब है खर्चा हुआ है लेकिन वो कैश में नहीं है, वो विद द पीरियड ऑफ टाइम वो खर्चा आ गया है। एंटिटीज़ होती है कोई भी इकोनॉमिक यूनिट दैट परफॉर्म्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो जैसे रिलायंस है, बजाज है, वो सब कुछ। एंट्री का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं उसको हम एंट्री कहते हैं। जब हमने डेबिट साइड में किसी चीज़ को पोस्ट किया तो वो हमारी एंट्री है, क्रेडिट साइड पे पोस्ट किया तो उसको भी हम एंट्री कहते हैं। प्रॉपराइटर हो गया वो इंसान जो बिज़नेस चलाता है, जो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट लगाता है, जो बिज़नेस का खर्चा उठाता है, जो बिज़नेस का रिस्क उठाता है, उसको हम प्रॉपराइटर कहते हैं। फिर आते हैं हमारे इंसॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैंक से लिया लोन, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिया बैंक से लोन। अगर आप बैंक को लोन मतलब सपोज़ आपने 1 ईयर का लोन लिया था 1 लाख रुपीज़ का, अगर आप बैंक को लोन पे कर पाए विद इन अ ईयर तो आप सॉल्वेंट कहलाओगे। अगर आप बैंक को लोन पे नहीं कर पाए मतलब आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप बैंक को लोन कभी भी पे कर सको तो आप उसको इंसॉल्वेंट कहलाएंगे। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। इसी के बेसिस पे हमारे आने वाले लेक्चर्स होंगे, इससे ज़्यादा कोई टर्म्स होगी नहीं, और इसी के बेसिस पे अब हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट MCQ इज़ आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट वो होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो हमें ऐसा बताना है जिनका कोई भी ऐसा एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्योंकि इसमें लिखा है विच वन इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में गुडविल जो है वो हमारा इंटेंजिबल है, पेटेंट्स जो है वो हमारे इंटेंजिबल है, तो मशीनरी हमारा इंटेंजिबल एसेट नहीं है।
सेकेंड, द नेचर ऑफ कैपिटल इज एसेट। द नेचर ऑफ कैपिटल, कैपिटल क्या है हमारे लिए? एसेट है, लाइबिलिटी है, या हमारी इनकम है। तो कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है बिजनेसमैन के टूवर्ड्स। तो कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। थर्ड है, विच ऑफ देम इज रेवेन्यू? परचेजेस, सैलरी पेबल एंड सेल्स। सो 4 seconds आर गिवन गाइज। 1 2 3 4. So which of them is revenue? What do you think? Which of them is revenue? Purchases, salary payable और sales. तो सैलरी पेबल मतलब हम सैलरी पे कर रहे हैं, परचेजेस मतलब हमें पैसा देना है, सेल इज डेफिनेटली द आंसर। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंस? सैलरी, बिल्डिंग, कैपिटल। 1 2 3 4. सो हमारा जो एक्सपेंस है वो बेसिकली बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग हमारी एसेट है, लाइबिलिटी है कैपिटल, और हमारा जो सैलरी हमें पे करनी है वो हमारा एक्सपेंस हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? मतलब आपने बैंक से लोन लिया, बट बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया तो इसीलिए वो आपकी लाइबिलिटी है, और इसीलिए वो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट और बोथ। 4 seconds। 1 2 3 4. सो कैश लाइबिलिटी हमेशा इसीलिए अराइज होती है क्योंकि आपने लोन लिया है, दैट मीन्स आपने क्रेडिट लिया है। कैश ट्रांजैक्शन से कभी आपकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। 7th, विच साइड ऑफ द अकाउंट इज क्रेडिट साइड? तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओके 4 seconds। 1 2 3 4. तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमेशा राइट साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है और लेफ्ट साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है। 8th, परचेजेस रेफर्स टू बाइंग ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट्स फॉर फैक्ट्री एंड गुड्स फॉर रीसेल। सो 4 seconds। 1 2 3 4. सो परचेजेस और जो सेल्स वर्ड है वो हमेशा गुड्स के साथ ही एसोसिएट रहेगा। सो गुड्स फॉर रीसेल इज़ द आंसर्स। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है गाइज तो आंसर्स मैंने नीचे लिख रखे हैं, प्लीज़ गो थ्रू देम और वीडियो को अच्छे से देखिए, बहुत ही बेसिक टर्म्स है, अच्छे से समझ आएगा। सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड कमेंटिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइज।